गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम एक बार फिर से ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में आपने जाना कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्किनर ने दिया था और उन्हें इसी कारण ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर के रूप में भी जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन एसआर कंडीशनिंग का एक प्रकार है, यानी कि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग होती है। और डिअमेटो ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि नैमित्तिक अनुबंधन वह कोई भी सीखना है जिसमें अनुक्रिया अवलंबित पुनर्बलन पर आधारित हो तथा जिसमें प्रयोगात्मक रूप से परिभाषित विकल्पों में चयन सम्मिलित न हो। इस परिभाषा से और जो हमारा अभी पिछले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी को स्वतंत्रता होती है अनुक्रिया देने की, और वो उनमें से उस अनुक्रिया का चयन करना पसंद करता है जिस पर उसे पुनर्बलन दिया जा रहा हो। स्किनर ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहारों का जिक्र किया, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट। रिस्पोंडेंट उन्होंने उस व्यवहार को कहा जिसमें बेसिकली जो सीखा हुआ नहीं होता, और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो व्यवहार होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पोंडेंट बिहेवियर बेस्ड थ्योरी है, यानी उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको अनुबंधित किया जाता है सामान्य तौर पर। और स्किनर का ये कहना था कि सभी प्रकार का सीखना रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग से नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको अनुबंधित यदि किया जाए तो जो लर्निंग है वो बहुत प्रभावी हो सकती है, और इस ऐच्छिक क्रियाओं के अनुबंधन को ही उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम दिया। स्किनर ने अपनी सिद्धांत में तीन प्रकार के व्यवहार का ऑपरेंट बिहेवियर्स के बारे में बात करी। न्यूट्रल ऑपरेंट, जिससे व्यवहार में कोई खास किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। दूसरे जो ऑपरेंट बिहेवियर्स थे वो थे रीइंफोर्सर्स, ऐसे व्यवहार जिससे कि अनुक्रिया पुनर्बलित होती है और जो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में संबंध है वो सुदृढ़ होता है। जबकि पनिशर्स या दंडात्मक व्यवहार, उन्होंने ऐसे व्यवहार को कहा जिससे प्राणी जो उन्हें व्यवहार आता है वो छोड़ने के लिए तत्पर होते हैं, क्योंकि पनिशर्स एक प्राणी में तकलीफ, बेचैनी या कष्ट जो है वो उत्पन्न करता है। इस बारे में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो उन्होंने टाइप्स बताए, रीइंफोर्सर्स और पनिशमेंट, इसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देती हूँ कि रीइंफोर्समेंट में कोई नया बाह्य उद्दीपक जोड़ा जाता है जिससे कि व्यवहार का परिवर्तन होता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार का होता है। पॉजिटिव में जब उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, कोई साथ में पुनर्बलन भी दिया जाता है और प्राणी उस पुनर्बलन को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करता है। जबकि नकारात्मक पुनर्बलन में किसी उद्दीपक को हटाया जाता है जिससे प्राणी को संतोष का अनुभव होता है, और इसमें हमेशा जो व्यवहार है वो बढ़ेगा। पुनर्बलन में हमेशा व्यवहार होने की संभावना ज़्यादा होगी। जबकि पनिशमेंट किसी व्यवहार को छोड़ने के लिए दिया जाता है, और ये भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव पनिशमेंट में कोई इस तरीके की नकारात्मक व्यवहार साथ में जोड़ा जा रहा है, नकारात्मक जो एक उद्दीपक साथ में जोड़ा जा रहा है जिससे प्राणी बचना चाहता है। और नेगेटिव पनिशमेंट में कुछ प्राणी के जो एनवायरनमेंट है उसमें से कोई ऐसे उद्दीपक को हटाया जा रहा है जो उसके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। और पनिशमेंट जो है वो हमेशा जो उद्दीपक अनुक्रिया के रिस्पॉन्स को बॉन्डिंग को कमज़ोर करता है, यानी कि दोबारा वो रिस्पॉन्स होने की संभावना कम हो जाती है।
इसी रीइंफोर्समेंट की डिटेल को कंटिन्यू करते हुए स्किनर ने ये पाया कि जब हम किसी प्राणी को कोई रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसकी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कब प्रस्तुत किया जा रहा है और कितनी बार प्रस्तुत किया जा रहा है, ये व्यक्ति के सीखने पर प्रभाव डालते हैं और प्राणी कितना सीखेगा या उसका व्यवहार कितना चेंज होगा वो जो रीइंफोर्समेंट की प्रेजेंटेशन की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इस आधार पर स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट को प्रस्तुत करने की विभिन्न व्यवस्थाएं प्रस्तुत करी और उनकी इन्हीं व्यवस्थाओं को शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। उन्होंने 2 प्रकार के शेड्यूल्स अपनी थ्योरी में इम्प्लीमेंट करे। पहला जो शेड्यूल है वो है जिसमें रीइंफोर्समेंट निरंतर दिया जाता है, जिसे उन्होंने कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का नाम दिया। और जो दूसरी जो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है उसमें जो रीइंफोर्समेंट दिया जाता है वो निर्धारित अंतरालों के बाद दिया जाता है, जिसे इंटरमिटेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट का नाम दिया गया। तो अब हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट या निरंतर पुनर्बलन क्या होता है। निरंतर पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य है कि प्राणी जब भी प्रतिक्रिया करता है उसको पुरस्कार मिलता है, और इसमें क्या रहता है कि जो लर्निंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसको क्लियर होता है कि जब भी मैं सही रिस्पॉन्स करूँगा मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही पुनर्बलन बंद किया जाता है वैसे ही उस प्रतिक्रिया का विलोप होना भी जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राणी को अब ये उम्मीद ही नहीं होती, जब मैं प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहा तो मुझे पुनर्बलन क्यों मिलेगा। तो जैसे ही पुनर्बलन बंद होता है उसी तरीके से प्रतिक्रिया देनी भी बंद हो जाती है। पुनर्बलन की प्राप्ति करने के लिए जो प्राणी है वो प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और जब उसे ये समझ में आ जाता है कि रीइंफोर्समेंट रोक लिया गया है तो वो प्रतिक्रिया देना भी बंद कर देता है। और अब पहले हम ये देख लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 2 कैटेगरी में, कंटिन्यूअस की हमने बात कर ली। कंटिन्यूअस में क्या है कि हर एक ट्रायल पे रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। दूसरी जो कैटेगरी है पार्शियल, पार्शियल का मतलब है कि कुछ प्रयासों में रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। कुछ प्रयासों से मतलब है, अब ये कौन से प्रयास रहेंगे, ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के आधार पे इसकी 4 कैटेगरी करी गई है। फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल। ये तो हो गया आपका रेशियो का मतलब फ्रीक्वेंसी, और इंटरवल का मतलब हो गया टाइम। यानी दोनों चीजें ध्यान रखी हैं, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, और फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। देखिए, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में क्या होता है, जैसे ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट का ही एक प्रकार है, और फिक्स्ड रेशियो में एक अनुपात तय कर लिया जाता है कि इस अनुपात पर प्रयोज्य को, जब प्रयोज्य प्रतिक्रिया दे रहा है तब उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। जैसे हर 5 मिनट के बाद उसको हर 5वें रिस्पॉन्स पर उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाना है। तो इसमें क्या होता है कि प्राणी के जैसे ही 5 रिस्पॉन्स होते हैं उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, रिस्पॉन्स से हमारा तात्पर्य ये नहीं कि वो कोई भी रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स से हमारा तात्पर्य सही रिस्पॉन्सेस है, करेक्ट रिस्पॉन्सेस है, कि 5 करेक्ट रिस्पॉन्स होने पर उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। इसके बाद फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में क्या है कि हर एक 5 मिनट के बाद, सपोज ही कितने भी मिनट हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में कि एक निश्चित समय बीत जाने पर यदि प्राणी ने प्रतिक्रिया दी है तो उसको
पुरस्कार मिलेगा। और जैसे जो चूहा है वो लिवर दबा रहा है, 5वें मिनट पर यदि उसने लिवर दबाया है तो उसको फूड पैलेट में फूड आ जाएगा, यानी जो टाइमर सेट है वो हर 5वें मिनट पे है। इस समय यदि प्रतिक्रिया सही दी जाती है तो फूड पैलेट में फूड आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या होता है कि जो शेड्यूल है उसमें जो अनुपात है वो तय नहीं है। ये तो फाइनल है कि पूरे टाइम में इसको 10 बार हमने रीइंफोर्समेंट देना है, लेकिन कब देना है ये चीज़ वेरी करेगी। इसी प्रकार से वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में भी सेम चीज़ है, इसमें कि हमने ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है इसमें हमने इसे 5 बार रीइंफोर्समेंट देना है या 10 बार रीइंफोर्समेंट देना है, पर ये कितने मिनट के बाद देगा ये जो प्रयोग करता है वो डिसाइड करेगा। देखिए आपको इस ग्राफ पे बहुत चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। ये सबसे पहला जो है ये फिक्स्ड इंटरवल है। फिक्स्ड इंटरवल में देखिए ये टाइम के साथ चल रहा है कि हर 10वें मिनट पर ये जो है ये 10वां मिनट है। ये जो सब्जेक्ट है उसको फिक्स है कि इतने टाइम बाद यदि वो प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, राइट। वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है, इतना ही टाइम है, लेकिन पहला जो है वो 10 मिनट पे दिया, अगला फिर 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा पे दिया, फिर अगला जो दिया वो हो सकता है 1-2 मिनट के बाद ही दे दिया, फिर ये बहुत समय तक नहीं दिया, फिर 1-2 मिनट के बाद दे दिया। ये इस तरीके से चलता जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ये पता नहीं होता कि कब मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। फिक्स्ड रेशियो में ये अनुपात है कि जैसे सपोज हर 10वें प्रतिक्रिया पर सब्जेक्ट को रीइंफोर्समेंट देना है यदि उस समय वो सही रिस्पॉन्स शो कर रहा है। वेरिएबल रेशियो में ये परिवर्तित हो रहा है, जैसे अभी यहाँ दिया फिर यहाँ दे दिया रीइंफोर्समेंट, अगला रीइंफोर्समेंट यहाँ दिया, इस तरीके से। और यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफर कर रहा है। तो क्या रहता है कि फिक्स्ड इंटरवल और फिक्स्ड रेशियो में लर्निंग तो होती है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्स देने के बाद शांत बैठ जाता है। उसे पता लग जाता है कि हर 5 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, या हर 5 प्रयास के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो वो जो है एक निर्धारित समय पर जाकर और अपना जो लिवर है दबा के और फूड प्राप्त कर लेता है, बीच में वो और कोई प्रयास नहीं करेगा। इसका एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि यदि आपको पता है कि आपका बॉस जो है वो 9:25 पे ऑफिस में आता है, आपका टाइम 9 बजे का है, तो आप बॉस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप 9:20 पे भी पहुंच के अपना काम चला लेंगे। लेकिन वेरिएबल रेशियो में और वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है, यू आर अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं बॉस कब आ जाए, तो आपको मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस रहता है कि फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल में सब्जेक्ट को पता है और वो उसके बीच में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने की कोशिश भी नहीं करता थोड़े समय के बाद। लेकिन वेरिएबल इंटरवल में उसे निरंतर अनुक्रिया देते रहना पड़ता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कब जो है रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, सेम वेरिएबल रेशियो में। और इसी वजह से क्या होता है कि जो वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल इंटरवल में जो लर्निंग होती है वो कंसिस्टेंट होती है और एक्सटिंक्शन यानी कि विलोप देर से होता है, जबकि फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल में जो विलोप है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्रयोज्य ने कम प्रतिक्रिया दी होती हैं और वो फिर जल्दी ही फिर भूलने भी लग जाता है। आगे हम बात करेंगे एक और फिनोमिना की, शेपिंग। शेपिंग स्किनर के प्रयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और जो उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उसमें एक
पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करी जिसे शेपिंग कहा। इसमें क्या होता है कि केवल एक टारगेट बिहेवियर को रीइंफोर्स करने की बजाय उन्होंने शब्द यूज़ करा सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ऑफ अ टारगेट बिहेवियर, यानी जो टारगेट बिहेवियर के नज़दीक जा रहे हैं, निरंतर नज़दीक जा रहे हैं, ऐसे व्यवहारों को भी पुनर्बलित किया जाता है। और इसके लिए क्या प्रक्रिया यूज़ करी जाती है? इसमें जो बिहेवियर है उसको छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में ब्रेक कर लिया जाता है, यानी जहाँ तक प्राणी उस कार्य को कर सकता है। और फिर जब वो एक स्टेप क्रॉस कर लेता है, फिर दूसरे स्टेप को पुनर्बलित किया जाता है, फिर दूसरे क्रॉस करने पर तीसरे को, और इस प्रकार से। देखिए क्या प्रक्रिया रहती है इसकी। सबसे पहले रीइंफोर्स एनी रिस्पॉन्स दैट रिजेंबल द डिजायर्ड बिहेवियर। सपोज अभी हम चूहे का एग्जाम्पल नहीं लेते, अभी कबूतर का एग्जाम्पल लेते हैं। कबूतर वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करना था कि एक लीवर था जिसको दबाने पर लीवर वॉल में लगा हुआ है, जिसको प्रेस करने पर जो फूड पैलेट में फूड आता है। अब पूरी वॉल पे कबूतर कहीं भी चोंच मार सकता है, दूसरी वॉल्स पे भी मार सकता है, लेकिन शुरुआत में वो सर्कल पे चोंच मारेगा ये जरूरी नहीं है। तो उसे जब भी कबूतर उस वॉल पर जहां पर लिवर है वहां चोंच मारता है तो उसको पुनर्बलित किया जाता है। देन रीइंफोर्स द रिस्पॉन्स दैट मोर क्लोजली रिजेंबल्स द डिजायर्ड बिहेवियर। फिर धीरे धीरे ये जो चक्र है ये थोड़ा सा क्लियर करा जाता है। कबूतर जितना ज़्यादा लिवर के नज़दीक में चोंच मारता है उसको तो पुनर्बलित किया जाता है, और बाकी एरिया में जहाँ वो चोंच मार रहा है उसको पुनर्बलित करना बंद कर दिया जाता है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते क्लोजर एंड क्लोजर, यानी जितना ज़्यादा नज़दीक होता जाए लिवर के उतने ज़्यादा जितना पास हो रहा है उसे ही रीइंफोर्स किया जा रहा है, और बाकी जो पहले जहाँ जहाँ रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा था वो छोड़ते जा रहे हैं, और अंत में केवल उसी व्यवहार को रीइंफोर्स किया जाता है जो कि हमें चाहिए। यानी अब एक समय ऐसा आता है जब कबूतर केवल लिवर दबाएगा तभी उसे फूड मिलेगा, अदरवाइज उसे फूड नहीं मिलेगा। और जो शेपिंग की जो प्रक्रिया है ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को सिखाने के लिए एक चरणबद्ध योजना के रूप में काम आता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ प्रोसेस समझाई है। देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है, कबूतर को ये लिवर दबाकर भोजन लेना है। स्टेप 1 में क्या होता है, जैसे ही वो इसके पास ही आता है और तो उसको भोजन दे दिया जाता है। अब दूसरे स्टेप में उसे भोजन तब दिया जाता है जब वो बटन के पास आने लगता है, और तीसरे स्टेप में उसे तब भोजन दिया जाता है जब वो बटन की ऊंचाई तक अपनी गर्दन उठाता है। और जब ये यहाँ तक सीख जाता है फिर अब उसे केवल तभी फूड दिया जाएगा जबकि वो जो बटन है उसको अपनी चोंच मारना शुरू करता है, तभी उसे फूड दिया जाता है। और ध्यान रखिए ये स्टेप 1 ऐसा नहीं कि एक ही प्रयास में हो जाएगा, ये कई बार करना पड़ सकता है। जैसे स्टेप 1 पे आपने 10 बार ट्रायल दिया उसे, फिर जब वो धीरे धीरे उन्हीं प्रयासों में जब वो जितना नज़दीक आता जाएगा उतना आप उसे पीछे स्टेप 1 स्टेप 2 को आप रीइंफोर्स करना बंद कर देंगे जब स्टेप 3 पर होंगे, स्टेप 4 पे जब होंगे तो इन तीनों को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से वो डिजायर्ड बिहेवियर सीख जाता है। और ये शेपिंग ह्यूमंस हम कैसे सिखाते हैं, जैसे बच्चों को जब लिखना सिखाया जाता है तब पहले उन्हें ये डॉट डॉट वाली लाइन पर दिया जाता है, फिर डैश कनेक्ट करने को दिए जाते हैं, फिर उन्हें कहा जाता है कि आप ये लेटर देकर लिखो, और फिर ये कहा जाता है कि अब आप अपने आप से लिखो। तो ये शेपिंग का ही एक तरीका है।
और इसी प्रकार से ये बच्चों को कोई भी रिस्पॉन्स सिखाना, जैसे चम्मच से खाना खिलाना, ये भी शेपिंग के थ्रू, बच्चों का बहुत सारा बिहेवियर जो है वो शेपिंग के थ्रू होता है। तो आज हम अभी केवल इतनी ही बात करेंगे। स्किनर ने अपने थ्योरी में और किन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है, या कंडीशनिंग के और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।